कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 100वां साल हो रहा है और 100वें साल के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है इसका 25वां कांग्रेस। किस तरह से सीपीआई अपने रिसर्जेंस के लिए काम कर रही है और युवाओं को लेकर खासकर इसके क्या प्रोग्राम है? तो 1925 में ही हम बने थे, 1925 में ही आरएसएस बनी थी और बड़ा शानदार इतिहास है आज़ादी के आंदोलन का। अगर आप अंडमान निकोबार की जेल पे जाओगे और वहाँ जो नाम पढ़ोगे तो उसमें 85% नाम कम्युनिस्टों के हैं, बंगाल और पंजाब के कम्युनिस्टों के जो उन जेलों में रहे। जितने भी हमारे लीडर, अब तो कोई बचा नहीं, सभी के पैरों में बेड़ियां बांधी हुई थी। अडानी, अंबानी, ये उन ताकतों को पैसा दे के चुनाव लड़ाते हैं जो फिर अब पॉलिसीज को अपने फेवर में लाते हैं। तो देखिए, किसान आंदोलन हुआ, शुरू वो पंजाब से हुआ। उसके बाद आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर उस आंदोलन को फैलाया तो कम्युनिस्ट पार्टी ने फैलाया। तो किसानों का आंदोलन नहीं था, सीपीआई का आंदोलन था। जो ट्रक की कंपनी होगी वो अडानी की होगी, जो वहाँ से सेब उठाएगी, दूसरा कोई उठा ही नहीं सकता। तो हमें एक ऐसी लिस्ट मिली है ब्रिटिश सीआईडी की जिसमें 27 के 27 स्टेट कमेटी के मेंबर्स को ब्रिटिश सरकार के लिए डेंजरस डिक्लेयर करो कि धर्म जो है एक अफीम है। अच्छा, ये धर्म को अफीम की तरह यूज करते हैं। जहाँ जहाँ शिक्षा का स्तर ज्यादा है, जहाँ जहाँ एजुकेशन लेवल हायर है, वहाँ पे बीजेपी आरएसएस आगे नहीं बढ़ पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं केशव कर्ण। अभी हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में और हमारे साथ हैं प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप डीयू में प्रोफेसर हैं और यहाँ अभी इस वक्त चंडीगढ़ में आए हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 100वां साल हो रहा है और 100वें साल के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है इसका 25वां कांग्रेस। और इस मौके पर हम प्रोफेसर वार्ष्णेय से बात करेंगे। पहले थोड़ा समझेंगे सीपीआई के बारे में, आज के समय में उसके रेलिवेंस के बारे में, और फिर कुछ और मुद्दे हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया में। धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए पहले सीपीआई का ये जो 100वां साल है और ये 25वां अधिवेशन है चंडीगढ़ में, सीपीआई के ग्राउंड पे क्या कार्यक्रम है? दरअसल अगर नेशनल स्फेयर में देखा जाए तो ये सिमटती जा रही है, सॉरी टू से दैट, बट फीलिंग ऐसी ही है। तो किस तरह से सीपीआई अपने रिसर्जेंस के लिए काम कर रही है और युवाओं को लेकर खासकर इसके क्या प्रोग्राम है? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 1925 में ही हम बने थे, 1925 में ही आरएसएस बनी थी और बड़ा शानदार इतिहास है आज़ादी के आंदोलन का। अगर आप अंडमान निकोबार की जेल पे जाओगे और वहाँ जो नाम पढ़ोगे तो उसमें 85% नाम कम्युनिस्टों के हैं, बंगाल और पंजाब के कम्युनिस्टों के जो उन जेलों में रहे। हमारे किसी लीडर ने माफ़ी नहीं मांगी। सावरकर साहब उस जेल में रहे और 6 बार माफ़ी मांगी। हमारे लीडरों के तो पैरों में बेड़ियों के निशान मिलते हैं, चाहे वो बागी हो, चाहे पंजाब के कॉमरेड हो, चाहे बंगाल। जितने भी हमारे लीडर, अब तो कोई बचा नहीं, सभी के पैरों में बेड़ियां बांधी हुई थी। जहाँ तक आप प्रश्न है आपका कि सिमटती जा रही है, पार्टी एज सच मेंबर वाइज, कार्डर वाइज नहीं सिमट रही है। अच्छा, पार्लियामेंट्री गेम्स में सिमट रही है। उसका कारण ये है कि फर्स्ट पास द पोस्ट है, जो हमारा चुनावी प्रणाली है उसमें भौंडे पैसे का, भौंडी ताकत का, और जिसको हम कहते हैं ऑलिगार्किकल इलेक्शन का फंडिंग जो है, ऑलिगार्किकल कहते हैं कि एक दो पार्टीज को उसमें कुछ सफल तंत्रीय ताकतें जैसे अडानी, अंबानी, ये उन ताकतों को पैसा दे के चुनाव लड़ाते हैं जो फिर अब पॉलिसीज को अपने फेवर में लाते हैं। तो आप देख रहे हैं उसमें क्या होता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उन क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं जीत सकती जहाँ पे पैसे का है। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा उन ताकतों से जीतती है जो उसकी हर ब्रांच है, उसकी कार्डर पॉलिसी है, उसके बेसिस पे जीतती है। तो संसदीय उपलब्धियों में निश्चित तौर पे हमारा थोड़ा कम हुआ है, पर एज सच अगर जनता के आंदोलनों को देखेंगे तो देखिए, किसान आंदोलन हुआ, शुरू वो पंजाब से हुआ। उसके बाद आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर उस आंदोलन को फैलाया तो कम्युनिस्ट पार्टी ने फैलाया। तब इसका मतलब जो तभी सत्ता में थे, अभी भी सत्ता में इनफैक्ट वही हैं, तो उनका कहना तो सही था ना। इसके पीछे एक सर्टेन फोर्सेस काम कर रही है, कुछ पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल। तो किसानों का आंदोलन नहीं था, सीपीआई का आंदोलन था। नहीं, सीपीआई का आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था, वो आम किसान उसमें शामिल। अच्छा, क्योंकि कृषि को डे बाई डे पीछे धकेला और ये सरकार ने तो बिल्कुल पूरी तरह से कृषि का पूंजीवादीकरण कर दिया। अच्छा, हाँ, मंडियां खत्म करने के उससे
फिर उनको स्वामीनाथन कमीशन का C2 नहीं दिया, उनको क्या कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन की बाकी रिकमेंडेशन को नहीं मारा, सिर्फ जुमलेबाजी की, जुमलेबाजी की। दूसरा क्या है कि किसानों, उदाहरण के लिए आप देखिए हिमाचल की सेब, पहले साल तो अडानी जी 37 रुपए किलो देते हैं किसानों को, अगले दिन साल कहते हैं मैं 19 रुपए किलो दूंगा। अच्छा। मोनोपोली लगा दी। अच्छा, उसके बाद जो ट्रक की कंपनी होगी वो अडानी की होगी, जो वहां से सेब उठाएगी, दूसरा कोई उठा ही नहीं सकता। तो इससे तो किसानों का ही भला होगा ना। नहीं नहीं, कैसे भला होगा मुझे बताइए। जो सेब बाजार में 37 से 40 रुपए किलो जानी चाहिए वो 19 रुपए किलो जा रही है, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं आ रही उनकी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि किसानों की मर्जी है, वो किसे बेचेंगे। नहीं, कार्टेलाइजेशन है। अच्छा, वो किस तरह से? कार्टेलाइजेशन हो जाता है कि यही ठेकेदार को बेचोगे, दूसरे को बेचोगे तो वो मंडी में कोई खरीद ही नहीं कोई पाएगा। खरीद नहीं पाएगा। आपको लगता है कि डेमोक्रेसी है, पर इनडायरेक्टली नहीं है। चलिए प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप हिस्ट्री पढ़ाते भी हैं और थोड़ा मैं हिस्ट्री में और आपको ले जाना चाहूँगा। आपने अंडमान निकोबार जेल की चर्चा की, और जब अंडमान निकोबार जेल की चर्चा होती है तो सिर्फ एक ही स्वतंत्र वीर का नाम आता है, उसमें मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, हालांकि देश समझता है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। जो वामपंथी नेता हैं आज़ादी के आंदोलन में, और खासकर अब जब कह रहे हैं कि सेलुलर जेल में और अंडमान की जेल में बहुत सारे कम्युनिस्ट नेता बंद थे पंजाब और बंगाल के, तो उनका नाम कहाँ गया? देखिए, ये हमारी शिकायत है किससे? कांग्रेस सरकार से भी और इस सरकार से, सारी सरकार, कि जो कम्युनिस्टों ने सेक्रीफाइस दिया ना, उसके हिसाब से खास तौर से हिंदी पट्टी में उनके नामों की सड़कें हैं, उनके नामों की वो मिलेंगी नहीं, बहुत कम होंगी। और उनका जो ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए था, उनकी जो शानदार इतिहास को दर्शाना चाहिए था, वो नहीं। जबकि अगर आप राष्ट्रीय अभिलेखागार में जाएंगे, नेशनल आर्काइव्स में, तो आपको हजारों में रिकॉर्ड्स मिलेंगे। दिल्ली का ही मैं उदाहरण देता हूँ कि हमें एक ऐसी लिस्ट मिली है ब्रिटिश CID की, जिसमें 27 के 27 स्टेट कमेटी के मेंबर्स को ब्रिटिश सरकार के लिए डेंजरस डिक्लेयर कर रखा है। अच्छा, CID की लिस्ट मिली है बकायदा। तो फिर ये लेफ्ट और राइट का दावा तो सही है ना? हिस्ट्री को अपने मनमाने ढंग से लिखा गया है। नहीं, हिस्ट्री हमेशा क्या होती है, हिस्ट्री इज नॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, एक आदमी की नहीं हो सकती है। बट हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। नहीं, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव कि इतिहास जो है आम जनता का इतिहास होना चाहिए। आप कहते हो जी भारत सोने की चिड़िया था, बताओ कब था? कौन से राजा के समय में आम किसान को सोने की चिड़िया घर में थी? आम काश्तकार के घर में सोने की चिड़िया थी, आम जो मजदूर था उसके घर में सोने की चिड़िया थी। वो तो हमेशा तो दवा पीसा रहा, वो तो हमेशा एक्सप्लॉइटेशन का शिकार रहा। ऐसे ही तो किले नहीं बन गए ना, हम लोग सब किले देखने बड़े शौक से जाते हैं, पर किला कैसे बनेगा? रेवेन्यू सरप्लस से ही तो बनेगा जी। जो आपको राजस्व कैसे आ रहा है, या तो माइनिंग से आ रहा है या लैंड रेवेन्यू से आ रहा है। दो सबसे बड़े रेवेन्यू होते थे हिस्टोरिकली, भूमि कर या माइनिंग कर, बिल्कुल ठीक है ना, या नमक कर। तो इन्हीं चीज़ों से आते थे ना, नेचुरल रिसोर्सेज से ही। तो ये इनके घर तो कभी सोने की चिड़िया नहीं रही ना। लाल किले में सोना लगा हुआ था, हाथी दांत की कारीगरी थी, या किसी किले में सोने का मंडप बना हुआ था। आम आदमी के यहाँ क्या था? आम आदमी के यहाँ तभी भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ और है। इतिहास जो होता है हमेशा इतिहास की प्रगति के लिए कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। बट वही मेरा क्वेश्चन भी था कि फिर इतिहास से जो ये वामपंथी हीरोज थे वो कहाँ चले गए? उनके बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया गया? हीरोज हैं किताबों में मेंशन, उन किताबों को डे बाय डे करके हटा दिया गया। किसने हटाया? बीजेपी हटा रही है। उससे पहले? उससे पहले इतना नहीं हटाया था, इतना उससे पहले इतना नहीं हटाया था, अब बहुत हटा दिया, अब बहुत हटा दिया जी। लेकिन मसला ये है कि मज़ेदार बात है ये कि बीजेपी का दावा ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, वो कम्युनिस्टों ने बनाया, और कम्युनिस्टों के बनाए एजुकेशन सिस्टम से कम्युनिस्ट हीरोज खुद गायब हो गए। ये कैसे हुआ? यह चमत्कार कैसे हुआ डॉक्टर वार्ष्णेय? हिंदुस्तान में फेडरल करेक्टर है। कम्युनिस्टों को अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी संसदीय जनतंत्र में जाएंगे तो आपको जो भारतीय संविधान है उसके पैराफरी में काम करना पड़ेगा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। राज्य भी अपनी नीति बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा। जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, ये ओवरलैप करती है हमारे संघीय ढांचे को, जो गलत है। केरल में अगर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए तो केरल का इतिहास बताना चाहिए। अच्छा। पंजाब में अगर आप इतिहास पढ़ाते हैं तो पंजाब के इतिहास का एक पेपर होना चाहिए, जो ये सरकार नहीं चाहती है कि हो। उसका रीज़न ये है कि अगर ये फेडरल करेक्टर में पढ़ाते रहे तो बीजेपी जो
दीनदयाल उपाध्याय हुए या वीर सावरकर हुए या वो एक और थे, उनके इतिहास को कैसे बताएगी, झूठे इतिहास को। अच्छा, वो तो कायर थे, वो कभी थे वीर थे ही नहीं। अंडमान की जेल में तो थे कौन? सावरकर, 6 बार माफी मांगा है। लेकिन जेल में ही माफी मांगी ना। देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि मैं कभी भी आपके खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और उनको कोलू से हटा के तेल पिलाया जाता था ना, तो उसमें आम कैदी को लगते थे सरसों का तेल निकलवाने के लिए। सावरकर को वहां से हटा के अटेंडेंस पे लगा दिया, अटेंडेंस क्लैरिकल काम पे लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि वो माफीनामा लिखा। अच्छा। और इतना ही नहीं, जब सुभाष चंद्र बोस कॉल दे रहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें राज दूंगा, ये जनाब आली कह रहे थे कि क्यों अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हो, ब्रिटिश पुलिस में शामिल हो। किसी आज़ादी के आंदोलन में लड़ाई नहीं की। जो एक नहीं, कई 100 डॉक्यूमेंट्स हमें लीडरों के मिलते हैं 1930 से लेके और लगातार 1942, 44, 46 तक। अच्छा, लेकिन डॉक्टर वार्ष्णेय, मज़ेदार बात यह है कि आप कह रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस और उसके समर्थित जो भी अंग प्रत्यंग हैं उनका कोई योगदान नहीं रहा। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि आरएसएस का भी ये 100वां साल है और सीपीआई का भी 100वां साल है। 100 साल में आरएसएस ने अपना जिस तरह से विस्तार किया है, ग्रास रूट लेवल पे भी हम उससे इत्तेफाक रखें, उस विचारधारा से हमारी सहमति हो या नहीं हो, लेकिन हम आज मान सकते हैं कि उनका जिस तरह से स्प्रेड हुआ है अक्रॉस कंट्री, हालांकि कुछ साउदर्न स्टेट वहाँ पर बीजेपी का पेनिट्रेशन नहीं है, लेकिन आरएसएस तो वहाँ भी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। सीपीआई कहाँ पीछे रह गई? वामपंथी पार्टियाँ कहाँ पीछे रह गई? इसका उस तरह का स्ट्रक्चर सीपीआई का क्यों नहीं हुआ? देखिए, जहाँ जहाँ शिक्षा का स्तर ज़्यादा है, जहाँ जहाँ एजुकेशन लेवल हायर है, वहाँ पे बीजेपी आरएसएस आगे नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, क्योंकि ये खेलते हैं धर्म की राजनीति, ये खेलते हैं जाति की राजनीति, ये हमारे यहाँ कहते हैं इसको फीसी प्रीस टेंडेंसीज, विभाजनकारी नीतियाँ, ये उन पे चलते हैं। कम्युनिस्टों का ये है कि हम इन चीज़ों पे चलेंगे नहीं। और कार्ल मार्क्स का एक फंडामेंटल बहुत अच्छा है जिसको कोई नहीं काट पाया आज तक, कोई बुर्जुआ स्कॉलर भी नहीं काट पाया, मतलब पूंजीपति जो समर्थक विद्वान है वो भी नहीं काट पाए, कि धर्म जो है एक अफीम है। अच्छा, ये धर्म को अफीम की तरह यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो धार्मिक जब आप रहोगे तो सबसे आसान काम आज के नेता बनने में क्या है? जाति की राजनीति कर लो, धर्म की राजनीति कर लो। जब आप सेकुलर पॉलिटिक्स करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। देखिए, दोस्ती बिगाड़ने में 2 मिनट लगते हैं, किसी की दोस्ती और समहरता बचाने में या कम्युनल हार्मनी बनाने में 50 साल लगते हैं। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, बट मेरा क्वेश्चन फिर से वही है। आप कह रहे हैं कि जहाँ पर बौद्धिक लोग हैं, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल ओवर पावर है, मतलब एजुकेशन लेवल, हाँ, जहाँ पर एजुकेशन लेवल अच्छा है, जहाँ पर शिक्षा का अच्छा प्रसार हुआ है, वहाँ पर बीजेपी नहीं पनप पाई है या उस तरह से अपना वर्चस्व नहीं कायम कर पाई है। अगर बीजेपी ने वर्चस्व नहीं कायम किया तो फिर किसने किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने तो नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिस्टों का स्प्रेड कोई हिंदुस्तान में कम नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे कम्युनिस्ट मौजूद हो। बीजेपी अभी भी ऑल इंडिया पार्टी नहीं, बीजेपी तोड़ फोड़ से ऑल इंडिया पार्टी। बीजेपी ग्राउंड लेवल पे ऑल इंडिया पार्टी नहीं है। आपको मेघालय में वहाँ पे शिलांग में इनका ऑफिस तो दिखेगा, पर बंदे 2 ही बैठे मिलेंगे। अच्छा, समझे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, एक असम को छोड़ के। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो हमारा जो प्रजातंत्र है, वो संसदीय प्रजातंत्र है, इसमें तो चुनाव अहम है ना। अगर सीपीआई चुनी नहीं जाएगी, किसी राज्य में उसकी सत्ता नहीं रहेगी, तो फिर कैसे वो जन कल्याण के काम करेंगे? ऐसा नहीं है। यूपीए 1 में हम 67 MP थे लेफ्ट के। यूपीए 1 में 67 MP थे लोकसभा में। बिल्कुल। तो वो और सरकार को समर्थन भी दे रहे थे। और वो दौर कभी भी लौट के आएगा। ऐसा कई बार हुआ है कि लेफ्ट एकदम डिक्लाइन पे गया और एकदम इमर्ज किया। और ये हमारी कांग्रेस जो हो रही है 25वीं, ये इसी बात पे जोर दे रही है कि हमें ग्राउंड लेवल पे घर घर जाना है, हमें ग्राउंड लेवल पे अपनी मूवमेंट्स को आगे ले जाना है। और इसलिए आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी आम जनता की लड़ाई हो रही है ना, उसको मोदी जी 3 भाषणों में कह चुके हैं अपने, कि मेरे लिए सबसे खतरनाक विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा है। अगर कम्युनिस्ट खत्म हो गए तो क्यों बोल रहे हो यार, क्यों बोल रहे हो? कहते केरल में है तो केरल में तो तुम आंध्रा में करके दिखा दो कम्युनलिज्म, बता देंगे। दिल्ली में करके दिखा दो, यहाँ भी बता देंगे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत छोटी हैं। अभी दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ कॉलोनियां तोड़ी गई, उसका सबसे बड़ा इशू किसने उठाया? लेफ्ट पार्टी ने उठाया। गवर्नमेंट को कॉग्निजेंस किसने दिलवाया?
लेफ्ट पार्टी ने दिलवाया ना। सबसे बड़ी कन्वेंशन हमने की, सबसे बड़ी प्रदर्शन हमने किए, हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा स्टे हम लोगों ने ला के दिए। ये जो 25th कांग्रेस हो रही है सीपीआई की चंडीगढ़ में, जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डॉक्टर वार्ष्णेय? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आम जनता से जुड़ाव को आगे ले जाना है, और उस जुड़ाव को आगे ले जाने के लिए उनकी घरेलू समस्याओं को, उनकी घरेलू मीन लोकल समस्याओं को आगे बढ़ाना है। पार्टी ब्रांचों को गतिशील बना के, एक्टिव बना के, ग्राउंड लेवल पर घर घर जाके सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। जो ऑलिगार्किकल स्टेट बना हुआ है, कुछ पूंजीपति सरकार को चला रहे हैं, उनके हिसाब से नीतियाँ बन रही हैं, उसके खिलाफ लड़ना है। कबीलों की भूमियों को कब्जा किया जा रहा है, ट्राइबल लैंड को, जल जंगल ज़मीन पे हमला हो रहा है, गरीबों को मुश्किल हो रही है। जो ट्राइबल बिजनेस था 50,000 करोड़ रुपए साल का, उसको कैपिटलाइजेशन किया जा रहा है। आपको पता नहीं है कि जो ट्राइबल बिजनेस था वो 50,000 करोड़ का है। कैपिटलिस्ट की उस पर नज़र है। आपको नहीं लगता कि क्या है, कहाँ से सबसे ज़्यादा शहद आ रहा है? ट्राइबल एरिया से सबसे ज़्यादा है। आपको हर्बल प्लांट्स कहाँ से आ रहे हैं जो हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं? ट्राइबल एरिया से आ रहे हैं। नीमच की मंडी में क्या नहीं बिकता है? हर ट्राइबल लैंड नीमच की मंडी में आपको हर मिलेगी। तो ये इस पे कब्जा करना चाहिए। जी, थैंक यू डॉक्टर वार्ष्णेय। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, और ये यहाँ पर आए हैं सीपीआई की जो 25वां अधिवेशन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर तमाम अलग अलग राज्यों से सीपीआई के डेलीगेट्स आए हुए हैं, और इसको कवर करने के लिए यहाँ मौजूद है हमारी वन इंडिया की टीम। हम इस अधिवेशन से और कई सारे जो प्रतिभागी हैं, जो सीपीआई के नेतागण हैं, और यहाँ जो लोग आएंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आप तक सीधे लेके आएंगे। बहरहाल आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.